और इसी डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं आपको हम उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ुल्लाह खान मौजूद हैं जो कि डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ हैं और साथ ही साथ वो प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन है एट FC यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर अल्ताफ़ मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, उनके वालिदैन हैं, वो व्यूवर्स होंगे हमारे, आप उनको किस तरह से गाइड करेंगे कि मीडिया स्टडीज़ बेसिकली हैं कौन सी अभी पाकिस्तान में और इनका क्या स्कोप है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मीडिया स्टडीज़ एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे टेलीविज़न, रेडियो, अखबार और वो इस किस्म का होता है। फिल्म भी आ गई है उसमें, मीडिया स्टडीज़ में भी आ जाती है। लेकिन उसके साथ ही साथ अभी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आया है जो कि पहले, आज से अगर 12 साल पहले देखें तो लोग कहते थे ये मीडिया नहीं है, इसमें काम करना जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन अभी जो मीडिया की सूरत हाल है कि अगर आप मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, इवन मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट को। तो मीडिया की टर्म जो है बहुत वसी हो गई है आजकल, क्योंकि इवन फिल्म उसमें आ गई है, प्रोडक्शन के जितने भी काम हैं वो उसमें आ चुके हैं। और एज ए डिसिप्लिन बेसिकली एक तो जर्नलिज्म है मेन स्ट्रीम कि स्किल सेट क्या हो, किस तरह पढ़ाएं, क्या पढ़ें, कहाँ जॉब मिले। और दूसरा उसमें रिसर्च एलिमेंट है, जैसे जिसको हम कम्युनिकेशन स्टडीज़ कहते हैं कि अगर आपने एकेडेमिया में जाना है या और तरफ जाना है। मार्केटिंग भी आ जाती है, एडवर्टाइजिंग भी आ जाती है, तो इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड स्कोप अगर हम इसको देखें। एग्जैक्टली इसी तरह है। और एवोल्यूशन के साथ साथ जितनी मीडिया स्टडीज़ में इतनी सारी एवोल्यूशन हो गई है, जिस तरह बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि 12 साल पहले ये चीज़ें इतनी आम नहीं थी, लेकिन अभी जो है देर आर सो मैनी थिंग्स। टीवी मीडियम है, टीवी मीडियम के साथ साथ पहले सिर्फ लोग टीवी देखते थे, अभी लोगों के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, देर आर सो मैनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही होती हैं और हर तरह की कह लें आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। देयर इज सो मच टू इट एंड इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ये ग्लोबली इसी तरह से है और आगे भी लोग इसी तरह से जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आईटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली मीडिया स्टडीज़ के बगैर उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप उसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारी यूथ है जो मीडिया स्टडीज़ की तरफ आ रही है, हाउ विल यू गाइड देम कि वो किस तरह से अपने आप को वेल अवेयर रखें मार्केट ट्रेंड से, जितनी भी नई चीज़ें आ रही होती हैं। बीइंग अ स्टूडेंट भी आपको वेल अवेयर रहना उतना ही ज़रूरी है जितना बीइंग अ प्रोफेशनल। या वो पुराने एक टर्म हुआ करती थी, लोग एक मुहावरा यूज करते थे, द वर्ल्ड इन द पाम ऑफ योर हैंड। वो वैसे ही इस्तारा होता था। आजकल ये दुरुस्त हो ही गया इस तरह का, आपका फ़ोन है उसमें सारी दुनिया है। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन जो आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मीडिया को ही मदद मिली है। और जो यंग लोग हैं वो, मैं अक्सर जब पढ़ाता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जिन चीज़ों से आप खेल रहे हैं इसी के स्किल सेट जो है वो आपकी यानी जिसको हम कहते हैं कि करियर बन सकता है। बिल्कुल ऐसे और ये बहुत ज़रूरी है कि यूथ जो मीडिया स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है उनको ये अंदाज़ा हो कि ये सब चीज़ें, मोबाइल जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो आज से 15-20 साल पहले शुरू हो चुका था। जब iPhone 3 वगैरह आए तो इवन बड़े इदारे जो हैं वो इस पे चले गए, जैसे BBC चला गया, DW चला गया, वॉइस ऑफ अमेरिका चला गया। इमेजिन करें बड़े बड़े कैमरे लोग लेके फिरते थे, अभी आपके पास मल्टीटास्किंग हो गई, आप अपना फ़ोन यूज़ करें और उससे बहुत कुछ करें। तो टेक्नोलॉजी डायरेक्टली अफेक्ट करती है मीडिया को और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एग्जैक्टली जिस तरह से इनोवेशंस आती हैं उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तब बढ़ती हैं जब आप अपनी स्किल सेट को ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप करते हैं। जब आप कोई बेहतर काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए भी वो रास्ता ज़रूर खुलता है। लेकिन डॉक्टर अल्ताफ़, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, मीडिया स्टडीज़ की बात करें, तो उसमें बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं। जर्नलिज्म के अलावा भी आर्ट्स है, ड्रामा है, देयर इज़ सो मच टू इट। लेकिन वही बच्चे जब मीडिया की स्टडीज़ की पूरी डिग्रीज लेकर जब मार्केट में आते हैं तो उनको इंडस्ट्री की कोई नो हाउ नहीं होती, उनको इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, इंटर्नशिप्स हैं, इंटर्नशिप्स भी बहुत कम बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट है। तो हाउ विल यू गाइड दैट कि ये जो गैप है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, उसको किस तरह से फिल आउट कर सकते हैं हम? जी हाँ, ये एक पुराना, यानी जब से अखबार था ना उस वक्त से ये मीडिया मार्केट जो है वो और एकेडेमिया का एक चला है कि आप मार्केट में जाते हैं। ये हर सब्जेक्ट में होता है, लेकिन मीडिया का चूंकि बहुत करीबी रब्त होता है एकेडेमिया के साथ, तो उसकी शिकायत हमें मुसलसल मिलती है। भाई आप काम नहीं कर रहे, लाइक
ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये है कि जितनी एडवांसमेंट हो रही है मीडिया इंडस्ट्री में थ्रू टेक्नोलॉजी, उसके साथ पेश अप करना बहुत मुश्किल है एकेडेमिया के लिए। लेकिन मार्केट ड्रिवन जैसे हम करते हैं एफसी पे, तो हम साल में 3 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं। एक जर्नलिस्ट सेफ्टी पे करते हैं, एक ऑस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, एक हम पीस जर्नलिज्म पे करते हैं, क्लाइमेट पे करते हैं, जिसमें हम एकेडेमिया के साथ और जब वर्किंग जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस को, एंड वी डिस्कस दोस। सो दैट्स वन वे टू नो व्हाट द मार्केट डिमांड। लेकिन उसके साथ ही साथ हम एक और चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमारे पास मीडिया सेंटर भी है जिसमें अभी रेडियो लाइसेंस हमारा आ जाएगा एंड टेलीविजन स्टूडियोज़ वगैरह। लेकिन एक सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। मैं समझता हूँ कि जो फ्यूचर है मीडिया स्टडीज़ का, वो इस तरह है कि जिस तरह मॉड्यूलर सिस्टम अगर आप डेवलप करें, जिसमें आप कोर्सेज कराएं टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर्स को समझना आईटी के बगैर आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे आप अपने फ़ोन को नहीं समझते, आप मीडिया को नहीं समझते। दैट्स प्योर एंड सिंपल। एग्जैक्टली। तो लेकिन हायर एजुकेशन जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, उसमें इस किस्म की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना एक प्रोसेस होता है। सो वी आर इन द प्रोसेस, बट और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ मिल के सीखें। यानी उनका जो जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनका बढ़े ना। हाँ जी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेसिकली इसी को कहते हैं कि आप जानते हैं काम, बट यू जस्ट वांट टू पॉलिश योर स्किल्स। So for that very reason, it's very important that we go into those certificate courses जहाँ पे जर्नलिस्ट आए वर्किंग, स्टूडेंट्स उनसे सीखें, हम भी उनसे सीखें, काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जिसमें आप समझ सके कि मार्केट डिमांड क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, मार्केट डिमांड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर अल्ताफ़ से हमारा यही गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन जहाँ हम मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि पाकिस्तान को रेवेन्यू बहुत बेहतरीन तरीके से दे रहे होते हैं, और उसमें से एक है फैशन इंडस्ट्री। और अगर फैशन इंडस्ट्री की ही बात की जाए तो फैशन की दुनिया में एक और नया कदम लिया गया है। लाहौर के DHA में महलाज ब्रांड की ओपनिंग ने धूम मचा दी है, और वहाँ पर क्या रिस्पांस था अवाम का और किस तरह के मलबूसात थे, तो आइए चलिए देखते हैं। पहले तो 10 से 15 साल बाद आपका फैशन रिपीट होता था, लेकिन नाउ वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड, तो ये टाइम पीरियड और कम हो गया। दे हैव वेरी गुड कलेक्शन जिसमें ईस्टर्न वेस्टर्न जो फ्यूजन मिक्स है वो टच सबसे अच्छा है। सो डू विजिट देम एट MM आलम रोड एंड DHA वाइल ब्लॉक 2। I'm here at the launch of Melaz's new outlet at DHA. I love the new bridal collection, and since it's the season of marriages, I think this is the perfect place for you to get your outfit. Melaz is basically a brand from Gujranwala. Now they are opening up in Lahore in Y Block. So I hope you guys enjoy the event. I am so glad that Melaz opened in Y Block because we get to see so many exquisite pieces. And look, I'm wearing a black, which is personally my favorite. And they have like done intricate designs. They have taken out such beautiful collection. Please do visit Y Block Melaz store. Honestly, this is one of my favorite brand. अभी मैंने पहना भी महलाज का जुड़ा हुआ है, इतना खूबसूरत है, इसकी डिटेल्स, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई है, एवरीथिंग इज रियली गुड। प्लस ये कंफर्टेबल भी बहुत है पहनने में, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ब्रांच। ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डिज़ाइनर, तो ये तो मेरा बहुत देर से प्लान था कि मैं डिज़ाइनर ही बनना चाहती थी सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं कि डिज़ाइनर बनना है या नहीं, तो बस इवेंचुअली फिर एक दिन हम लोगों ने प्लान किया था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। माशाल्लाह हम लोगों ने अभी स्टोर लॉन्च किया है, और यही प्लान है कि हम लोगों के पास सारा कुछ अवेलेबल हो। आई हैव अ बिलीव इट इज़ माई वाइफ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इशू था, लाइक मुझे कोई लाइक कहीं पे भी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे ब्लाइंडली अपने वाइफ पे एतबार है कि वो जो भी करेगी वो हम दोनों के लिए बेहतर होगा।
वाओ दैट्स अमेजिंग। और शादी सीजन के आते ही नया ब्रांड अगर लाहौर में लॉन्च हो जाए तो आई थिंक दैट्स अ गुड टू गो थिंग। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे थे, रेड इज़ गोइंग टू बी द सीजन ऑफ कलर आई फील। और मुझे लगता है कि हमें रेड्स पर भी देखना पड़ेगा। रेड्स बहुत सारे इन हो गए हैं, लेकिन इसी तरह के जो ब्रांड्स हैं नए से नए अगर लॉन्च होते रहते हैं पाकिस्तान में तो डेफिनेटली वो हमारे मुल्क के लिए बहुत खुशाइन है, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है उसको एक बड़ा बेहतरीन कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होता है जब हमारा पैसा यहीं पर रहता है। और जब ये इंटरनेशनल डिलीवरीज करते हैं और जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंटेल होता है उससे भी रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन हम अपनी कॉन्वर्सेशन की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर अल्ताफ़ से हम बातचीत कर रहे थे मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ पे, मीडिया स्टडीज़ पे कि उसका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में और आगे क्या क्या हो सकता है। अच्छा डॉक्टर अल्ताफ़, हम मीडिया कम्युनिकेशन की या मीडिया स्टडीज़ नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो मार्केट में बच्चे भरे पड़े हैं। मीडिया स्टडीज़ किसी से पूछ लें हम इसके ग्रेजुएट हैं, हम यहाँ के ग्रेजुएट हैं, एंड दे हैव ऑल द डिग्रीज, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऑब्वियसली। और एक्सपीरियंस के लिए उनमें वो कह लें कि उनकी अभी सोशल काउंसलिंग नहीं हुई, उनकी बिहेवियरल काउंसलिंग नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो किसी भी इदारे में टिक नहीं पाते हैं। और इसके लिए क्या करना चाहिए किसी भी इदारे को? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपको एज ए डीन देख रहे होंगे कि आप अपने इदारे में क्या करते हैं, किस तरह से आप डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन रखते हुए बच्चों की जो सेल्फ ग्रूमिंग है उस पर बहुत ज़्यादा अहम किरदार होना चाहिए किसी भी इदारे का। उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, एफसी का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लिबरल आर्ट्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारी जो फोकस होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप पढ़ के बाहर चले जाएं। लिबरल आर्ट्स एजुकेशन का जो मॉडल है वो यही होता है कि स्टूडेंट्स को बेहतर सिटीजन्स बनाया जाए, यानी वो ह्यूमैनिटीज़ से भी इंट्रोड्यूस हों। ह्यूमैनिटीज़ में फिर चूँकि हमारी इंपॉर्टेंस बाकी यूनिवर्सिटियों से बढ़ जाती है कैंपसेस पे, तो हम जैसे हमारे पास वैसे तो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स कॉम है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमारे पास नहीं है लेकिन फिलॉसफी है, देन वी हैव परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूज़िक। तो उसके साथ लेकिन हमारे पास जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, राइटिंग सेंटर है जहाँ आप राइटिंग को बेहतर करते हैं। अच्छा। जैसे फॉर्मल लैंग्वेज सेंटर है जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हम पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। तो असल में हर यूनिवर्सिटी को मेरे ख्याल में एक तो स्टूडेंट काउंसलर्स को बहुत ही एक्टिव रखना होता है। हाँ। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी पे आते हैं तो जैसे हम भी स्टूडेंट थे तो गाइडेंस नहीं होती थी। हाँ, पता नहीं है कि कहाँ जाना। द ओनली पर्सन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो हम किसी चेयर के पास चले जाते। चेयर के पास अब इतना टाइम नहीं हुआ करते थे। सो काउंसलर्स हर जगह पे, अभी तो स्कूल्स में भी हैं, लेकिन उनका रोल जो है ना वो उतना एक्टिव नहीं होता शायद। आई थिंक उसको होने में भी टाइम लगेगा, डेवलप होने में किसी भी। और एक स्टूडेंट्स को झिझक भी होती है। तो मेरे ख्याल में एक तो और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में। जैसे यूनिवर्सिटीज़ की आउटरीच हैं, जैसे वेबसाइट्स हैं या कुछ भी चीज़ें, तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स पे फोकस ना करें बल्कि वो लार्जर सोसाइटी पे फोकस करें। क्योंकि इफ़ वी यूज़ अ मार्केटिंग टर्म, इट्स क्लाइंट जो है आपका, वो क्लाइंट आपका पूरी सोसाइटी होती है। और उसमें बहुत ट्रांसपेरेंट रहे कि आप अगर किसी भी डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैथ कम्युनिकेशन है या कोई, तो आप बताएं कि भाई ये मार्केट है एंड दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ जो सिटीजनरी में आपको मिलता है। और आप फोकस करें जिसको हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे, नॉट कैरेक्टर बिल्डिंग, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे स्टूडेंट्स की बहुत तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में उस तरह से हम कोशिश भी करते हैं और मेरे ख्याल में सारी यूनिवर्सिटियाँ शायद करती हैं यही। डेफिनेटली हर कोई अपने अपना रोल छोटा छोटा कह लें कर ज़रूर रहा होता है, बट डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने ऐड की है कि ना सिर्फ बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी काउंसिल करने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी बच्चों को ज़रूरत है। बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी फील्ड्स में इस तरह से होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों से कर रहे होते हैं कि हमने अब अगर एक डिग्री पे बच्चे को इतना इन्वेस्ट किया है तो राइट आफ्टर डिग्री उसकी पता नहीं किस स्केल की उसकी जॉब हो और वो पता नहीं क्या कुछ कर ले, बिजनेस कनकॉर कर ले, और पता नहीं मतलब बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि किसी भी इंसान को अपने आप से भी नहीं रखनी चाहिए एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं मेंटल हेल्थ के भी उनको इश्यूज होते हैं, फिर डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी में भी वो चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर चीज़ सीखने का
एक मखसूस टाइम होता है और उस टाइम तक पहुँचने तक आपको अपने बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर अल्ताफ़, जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं और देयर आर सो मैनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो वो अपने बच्चों से कर रहे होते हैं, तो इस बारे में आप किस तरह से हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे? बहुत सारे बच्चे मीडिया स्टडीज़ की तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनको पेरेंट्स आने नहीं देते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जी मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो चलो ठीक है अब ले लो एडमिशन। हालांकि उनका तब भी मीडिया स्टडीज़ में भी बहुत अलग अलग डायमेंशंस हैं, उनका उसमें भी बस नहीं चल रहा होता कि हम किस फील्ड में जा सकें। तो पेरेंट्स को किस तरह से आप गाइड करेंगे मीडिया स्टडीज़ के हवाले से कि इसका करियर जो है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आप बच्चों को सपोर्ट करें तो? देखिए, एक तो यह है ना कि एक जो पेरेंट्स की हैसियत से मैं खुद भी हूँ, एक बच्चे आपकी ज़ात की एक्सटेंशन नहीं है, ये जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कि जो काम आप नहीं कर सकते वो बच्चे करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। दे आर इंडिविजुअल्स विद देयर ओन पर्सनैलिटीज़। और जहाँ तक जॉब मार्केट का ताल्लुक है तो आप देखें कि ये ब्रेक नेक कंपटीशन का ज़माना है, ख्वाह आप मेडिसिन में जाते हैं, ख्वाह इंजीनियरिंग में जाते हैं, वहाँ भी कंपटीशन, एंड ओनली द बेस्ट वुड सर्वाइव। मीडिया में ये है कि आपको, मैं समझता हूँ, आई हैव अ बायस टुवर्ड्स इट ऑल्सो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आप बना के अपनी, और फ्यूचर तो हो ही इसी का रहा है, तो उस पर अगर आप कहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात होती है, लोग समझते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन हकीकत ये वहाँ भी नहीं मिल रही। लेकिन ये वहाँ पर भी नहीं मिल रही है। तो इफ समबडी इज फॉलोइंग देयर ओन वोलेशन, जो भी वो करना चाहते हैं, तो अच्छा है, क्योंकि दे विल पुट देयर बेस्ट एफर्ट इनटू इट। तो अगर उनको रुझान है तो ये एक बड़ी मार्केट है जो कि मेरे ख्याल में एक्सपैंड हो रही है मुसलसल, तो इट्स गुड टू हैव। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को उसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पर उसके ड्रीम्स हों, उसका पैशन हो, क्योंकि वहाँ पर अगर कह लें ज़िंदगी तो हार जीत एक सिलसिला है, वो तो चलता ही रहता है। तो अगर वहाँ पर कोई छोटे मोटे मुश्किलात आते भी हैं, बड़ी मुश्किलात भी आते हैं, तब आप अपने पैशन के लिए ना बहुत क्रेजी होते हो। आपको होता है कि ये मेरा जुनून की हद तक जो शौक़ है ना, मैं उसको पूरा करूँ। और अगर आपका काम ही आपका शौक़ हो तो उससे बेहतरीन तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब से यही गुफ्तगू का सिलसिला हमारे जारी रहेगा, लेकिन अभी हम आपको बताते चलें कि इस कठिन दौर में मस्बत और तामीरी सोच का होना ऐसे ही है जैसे अंधेरे में चिराग का जलना। कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो फलाही कामों में बहुत आगे हैं, और ऐसे अफराद जो अपनी, आजकल का जैसा टाइम चल रहा है, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि ख़ुद के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना जिस दौर में इतना मुश्किल हो, वहाँ पर कोई इंसान अगर बाकी लोगों को, आम आवाम को बहुत कम कीमत पर खाना मुहैया कर रहा हो तो डेफिनेटली वो तो काबिल ज़िक्र है ही। और उसी के हवाले से मज़ीद जानते हैं हफ्सा अली की लाहौर से रिपोर्ट में। आवाम की खिदमत करनी चाहिए, बहुत परेशान है आवाम। ये बहुत अच्छा खाना है, मुनासिब मकदार में मिल जाए, ठीक है। इस काम को प्रमोट करना चाहिए, मीडिया को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें, उनको दिखाएं लोगों को कि वो एक भाईचारा पैदा कर रहे हैं लोगों में, कि एहसास पैदा कर रहे हैं हमें। ये इंसान जो उनसे ना इंसानियत की खिदमत में खलक कर रहे हैं और इनका खाने में टेस्ट अच्छा है, और बड़े महंगाई के दौर में बड़े सस्ते उनसे ना ये पैसों में ये दे रहे हैं, और बड़ा अच्छा इनका टेस्ट है। जितनी महंगाई हो चुकी हुई है इतने में इतना खाना मिलता नहीं, और ये बड़े अच्छे तरीके से जो उनसे ना मैनेज कर रहे हैं। आजकल के दौर में हर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है और फ़िक्र मौज की तलाश में अपने इर्द गिर्द से लाताल्लुक़ नज़र आता है। गुर्बत और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि उसकी वजह से जो है वो कई मौशी और इक़्तिसादी मसाइल जन्म ले रहे हैं। लेकिन आज के दौर में काबिल तहसीन है वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं और उनमें आसानियाँ बांटते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो अवामी खिदमत में सरगर्म है। इस वक्त मेरे साथ सफदर मौजूद हैं जो अवामी खिदमत के लिए लोगों में जो है वो नहायत ही कम कीमत पर खाना उनमें तकसीम करते हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्हें ख्याल किस तरह से आया। सफदर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जो अवाम में नहायत ही मुनासिब कीमत पे खाना फ़रोख्त करते हैं सिर्फ 50 रुपये में, या आपको कहाँ से ख्याल आया कि आप अवाम के लिए करें? इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? क्या आप कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? ये बहुत साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त करता था, उस वक्त 20 रुपये होते थे। मेरे ज़हन में भी था कि मैं भी करूँगा इंशाल्लाह अवाम के लिए। अब फुर्सत मिली है और बाकी मामलात बेहतर हुए हैं तो मैंने अवाम के लिए बाकी की ज़िंदगी जो अवाम की सहूलत के लिए वक़्फ़ कर दी। अवामी खिदमत आप कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, कोई एक माह।
क्या क्या देते हैं आप, क्या क्या आपके पास खाने के लिए? इसमें बिरयानी होती है और खीर होती है, हलवा होता है। तो इस टोटल खाने पर कितनी कॉस्ट आती है? जैसे चावल भी बहुत महंगे हैं, चिकन भी, अब रेट चिकन का भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो आपको टोटल कॉस्ट इस सब खाने पर कितनी पड़ती है? मैनेज हो जाता है, कुछ रैत करते हैं, मतलब जिससे गोश्त लेता हूँ कुछ वो रैत करते हैं, कुछ दूध वाले रैत करते हैं, चावल वाला भी 20 रुपये रैत करता है, ऐसे करके मैनेज हो जाता है। मतलब इसमें सब्सिडी नहीं है, तो घर से बनाते हैं, वो भी खर्चा बचता है। अच्छा मुझे बताइए, इसके अलावा आप कोई नौकरी करते हैं? नहीं, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करता। बेटे जॉब करते हैं, मेरे 3 बच्चे थे, तीनों की शादी होगी। तो घर का सारा खर्चा कैसे मैनेज होता है? क्योंकि इससे तो कुछ भी नहीं निकलता होगा, तो सारा इसी पर अगले दिन खर्च हो जाता होगा, इससे सारे खाने पीने में। तो घर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे चलाते हैं? घर का खर्चा बेटे चलाते हैं, वो उधर सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ इस काम के लिए वक़्फ़ हूँ। सफदर जैसे लोग दूसरों के लिए रोशनी की किरण हैं, जो खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार मुआशरे में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन हक नवाज के साथ हफ्सा अली राना, डिस्कवर पाकिस्तान, लाहौर। क्या बात है, कितना बेहतरीन काम है ये। क्या आप देखेंगे आज के दौर में 50 रुपये, मुझे नहीं लगता कि 50 रुपये में कुछ भी आता है, क्योंकि इतनी कम अमाउंट में कोई इंसान खाना मुहैया कर रहा है उन लोगों को ऐसे शहर में जहाँ पर कह लें इतने सारे आउट ऑफ सिटी से लोग आए होते हैं, मज़दूर होते हैं, देयर आर लेबर्स, हर तरह के लोग लाहौर में मौजूद होते हैं। और वहाँ पर अगर बड़ी आसानी से किसी को इतना सस्ता खाना मिल रहा हो तो वो डेफिनेटली अपने लिए कुछ पैसे बचा सकता है, अपनी फैमिली के लिए बचा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है इस रिपोर्ट में वो यही है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आपने सिर्फ काम जो है नेक नियति से शुरू करना होता है और अल्लाह ताला आपको वैसी खैर बरकत आपके काम में डालता है। और डॉक्टर अल्ताफ़, आपने भी ये एक्ट ऑफ काइंडनेस देखा है, आप खुद बहुत इसको देखकर इम्प्रेस हो रहे थे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को प्रमोट करना, स्पेसिफिकली हमारे टीन एजर्स में कोई नेकी करने की आदत डालना, कोई अच्छी आदत अपनाने की जो है ग्रूमिंग करना, वो कितना ज़रूरी है? बहुत, क्योंकि मैं एक जो चीज़ देखता हूँ और हायर एजुकेशन में चूँकि 30 साल से ज़्यादा हो गया कि स्टूडेंट्स का एक डिस्कनेक्ट हो जाता है रियलिटी के साथ। वो समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान में 1% से भी कम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, इट्स अ प्रिविलेज पोजीशन, आप किसी भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उस्ताद होने की हैसियत से हो, आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, कि आप स्टूडेंट्स का कनेक्शन दोबारा रियलिटी से बनाएं के साथ आपका, और ये बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ये होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसे असाइनमेंट्स वगैरह हम सब टीचर्स देते हैं, तो वो ऐसा हो जो रियल लाइफ के साथ। और फिर एक जो हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया की वजह से नार्सिसिज्म आया है कि हर कोई सबसे खूबसूरत भी होना चाहता है और पूरी दुनिया में, हाँ जी, वही तो वही कि सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख के फिर बंदा मिलता है तो अक्सर पहचान नहीं सकता एक दूसरे को। That happens to a lot of people. जी जी जी। तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स को ये बताना पड़ता है कि असल में ज़िंदगी जो है वहीं पे है जहाँ पे उनके माँ बाप हैं। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी जो है लेवलर है, आपको एक प्रिविलेज पोजीशन देती है, लेकिन आपको काम ज़रूर करना चाहिए और सर्विस होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबाई में, कि सर्विस लर्निंग भी उसमें शामिल करें और दूसरी कम्युनिटी सर्विस को बहुत इम्पोर्टेंस दे, उसको स्टूडेंट्स में राइज करे और उसको इंसेंटिवाइज करे कि कम्युनिटी सर्विस का आपको कुछ फ़ायदा मिले, क्योंकि अब जिस दुनिया में हम आ गए हैं उसमें तो ये है कि क्या फ़ायदा होगा। सो यू हैव टू रियली सेल इट लाइक दैट कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अल्लाह के लिए या वट एवर फेथ यू हैव, उसके लिए आप करें, क्योंकि आपको पता है यूथ को इंसेंटिव देने होते हैं। हाँ, वो रिवॉर्ड ऑब्वियसली इंसानी शख्सियत ऐसी है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही जज़ा और सज़ा के असूल पे है। जब तक आपको किसी काम की जज़ा नहीं मिलती, जब तक आपको किसी गलती की सज़ा नहीं मिलती, तब तक आप इंसान होने का सबूत तो बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। और बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही डॉक्टर अल्ताफ़ आपसे, और आई होप आपकी कॉन्वर्सेशन से बहुत सारी यूथ ने, इवन उनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। जाते जाते आपका कोई एंड नोट या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। पैगामात तो हर कोई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी तो यही, जो हमने आखिरी बात की, मैं यही चाहूँगा कि हम बहैसियत कौम भी, और ख्वाह आप नौजवान हों या मेरी उम्र के लोग हों या मेरे से छोटे या बड़े हों, तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम एक इंसानी माशरे में रहते हैं
और किसी भी इंसान के साथ कोई भी भलाई करना है, आप सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा वो है किसी ने कि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि वो अगर आपकी इजाज़त हो तो वो हबीब जालिब का एक शेर है, ज़रूर ज़रूर, तो उन्होंने कहा था कि न कोई शब हो शबे गम ये सोचते हैं हम, और किसी की आंख न हो नम ये सोचते हैं हम, और किसी का हक है समंदर पे और कोई प्यासा, ये क्या है क्यों है ये आलम ये सोचते हैं हम, और सफ़र है शब का दिले हम रहा बुझे न कभी, और लगन की लो न हुमत हम ये सोचते हैं। क्या बात है, वाह क्या खूबसूरत तरीके से आपने अपने एंड नोट को कह लें कि इतना खूबसूरत तरीके से बयान किया है। डेफिनेटली आपका जो काम है वो भी बोलता है ख़ुद से, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, इसी तरह आप आगे भी करते रहें, और जो हमारी यूथ है, स्टूडेंट्स हैं और इवन उनके पेरेंट्स हैं, उनको यूँ ही गाइड करते रहें ताकि वो भी सोसाइटी का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा बन सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का।